पुनः फलित ज्योतिष पाठ संख्या 13 में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। अभी तक आपने जो है राशियों के स्वभाव पे विचार कर रहे थे, राशियों के स्वभाव को जान रहे थे, जिसमें पूर्व में आपने जो है राशियों को जाना, राशियों की आकृतियों को जाना, राशियों के नाम जाना, कूर सौम राशियां जाना, स्त्री पुरुष राशियां कौन सी हैं ये जाना, चर अचर दुस्वभाव राशियों को जाना। आज राशियों की दिशा की तरफ हम बढ़ते हैं कि राशियों कौन सी दिशा को किस राशि, कौन सी राशि को किस दिशा की संज्ञा प्राप्त है। अब आप ये देखेंगे कि थोड़ा आगे आए हैं, नक्षत्रों को जाना आपने, उसके अंशात्मक विस्तार जाना, राशियों को जाना, राशियों के अंशात्मक विस्तार को जाना, और उसको जानने के बाद राशियों के कुछ ही चीजें अभी जाना है आपने, और कुछ चीजें जानने के बाद अब फलित ज्योतिष की ओर बढ़ना शुरू हो गए हैं। जैसे यहीं पे आप देखें कितना आसान हो गया कि मेष राशि का कोई व्यक्ति होगा, मेष राशि के व्यक्ति को जानने के लिए आप इतने पे ही आएंगे। अगर इतने पे ही कहें तो उसके फल कथन करने की बात आएगी, तो फल कथन करते समय आप क्या कहेंगे? मेष राशि वाला कैसा व्यक्ति होगा? मेष राशि वाला क्रूर स्वभाव का होगा, पुरुषोचित गुण होंगे, उचलायमान होगा, चर स्वभाव होगा, उसका स्थिर नहीं रहेगा किसी चीज पे। तो इसी तरह आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे कि दिशा किस दिशा का है, तो दिशा का महत्व भी कब होगा? दिशा का महत्व जब हम आगे चल के यात्रा के विचार करेंगे तो दिशा का महत्व होगा। दिशा की आपको आवश्यकता किस लिए पड़ती है? और पड़ती है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी राशि वाले व्यक्ति को उससे ये ज्ञान होता है कि इसको किस दिशा में इसका विवाह होगा, किस दिशा में इसका जो है उद्योग व्यापार चलेगा, किस दिशा में इसकी प्रगति करेगा, किस दिशा में अवनति करेगा। ये सब जानकारी के लिए दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो जो भी कुछ इसमें आएगा वो आपको फल कथन में, कोई भी चीज आपको अपने मन से नहीं, ज्योतिष एक ऐसी चीज है कि अपने मन से कुछ आप नहीं कहेंगे। जो भी कहेंगे, क्या कहेंगे? जो आपको बता रहा है वही आप बता देंगे। वही आपके जो है हमारे पुराणों की इतनी सुंदरता है कि वो उसी तरीके से आपको, वो जो यदि आप उसी को कहते हैं तो वो उस राशि वाले के ऊपर वो फलीभूत होगा, वो दिखाई देगा। आगे आएगा तो आप अपनी राशियों को, आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, अपनी राशियां देख लीजिए, ये सब बताएंगे, और उसके बाद आप अपनी राशियों को ही जानेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। आज हम दिशा का, दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं होती हैं, दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं 4 होती हैं। दिशाएं 4 होती हैं। वैसे दिशाएं जो प्रचलित दिशाएं हैं वो 4 है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं कुल रूप से 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाएं होती हैं। तो 10 दिशाएं कौन सी होती हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हो गई। और फिर कोण, इसको ऐसे समझिए आप कि ये समझिए 10 दिशाएं कैसे हैं। तो ये पूर्व की दिशा मान लीजिए हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, ये उत्तर दिशा हो गई। अब इसके बाद इसी को 4 दिशाएं और होती हैं, इनके कोण। तो 4 दिशाएं जो कोण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पूरब दक्षिण का कोना, ये कौन सा हुआ? ये आग्नेय कोण, आग्नेय कोण। दक्षिण पश्चिम का कोना कौन सा हुआ? दक्षिण पश्चिम का कोना नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण ये। उसके बाद पश्चिम और उत्तर का कोना ये वैवत्य कोण, वैवत्य दिशा। और उत्तर और पूरब कोना ईशान कोण, ईशान कोण। ये हो गई 8 राशियां, एक ऊपर एक नीचे, ऊर्ध्व और अधो। तो ये 10 राशियां होती हैं। इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तो हम आपको 4 राशियों पर लेके चलेंगे, उसके बाद आगे चल के जो 10 राशियों की भी विचार किया जाएगा। क्योंकि जब वास्तु आदि के बारे में विचार हम लोग करेंगे तो ये देखेंगे कि इन कोणों का बड़ा महत्व है। यात्रा के समय में, मुहूर्त आदि के समय भी इनका बहुत ही महत्व होता है। तो ये सब आगे आएगा आपको। आज हम दिशाओं पे चलते हैं, करते हुए दिशाओं पे हम आ जाते हैं। अब दिशाएं क्या है? दिशाएं भी आसान है। चूंकि क्या है कि दिशाएं कितनी, हम 4 दिशाओं की बात कर रहे हैं। तो 4 दिशाओं को हम कितने में बांटेंगे? हम 12 राशियों में बांटेंगे। तो 4 दिशाओं को 12 राशियों में बांटते हैं। तो 12 को हम 4 दिशाओं को 12 राशियों में बांटेंगे। 4 × 4 = 12। तो यानी 3, एक राशि को कितने मिलेगी? तो
इसमें दिशाओं का, तो अब हमारी मेष राशि कौन सी दिशा होगी? मेष राशि की ही पूर्व दिशा होती है, ये पूर्व की दिशा है। अब मेष राशि पूर्व की दिशा, तो पूरब पे आप मुंह करके खड़े हैं तो पूरब से आप अपने दाहिनी ओर चलते हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी के क्लॉकवाइज चलेंगे तो दाहिनी ओर चलेंगे, तो दाहिनी ओर पूरब से आप दाहिनी तरफ घूम जाएंगे, मुंह कर लेंगे, तो दाहिनी ओर कौन सी दिशा होगी आपकी? ये दक्षिण दिशा होगी। ये याद रखने की चीजें हैं कि पूरब है, पूरब से हम दाहिने चले तो कौन सी दिशा हुई? दाहिनी हुई। अब दक्षिण से दाहिने चले तो कौन सी दिशा हुई? पश्चिम दिशा हुई, पश्चिम दिशा हुई। अब पश्चिम से फिर हम चले, दाहिनी ओर चले तो कौन सी दिशा आई? उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। तो पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, 4 दिशाएं हुई। अब 4 दिशाएं, तो 3-3 राशियों को एक एक दिशा मिली हुई है। तो दूसरी राशि फिर यहां पे अब आ गए हम, मेष को मिल गई पूर्व दिशा, वृष को मिली दक्षिण दिशा, मिथुन की मिली पश्चिम दिशा, कर्क को मिली उत्तर दिशा। अब सिंह को फिर यही, सिंह क्या हुआ? फिर हम उसी क्रम में चले तो पूर्व दिशा ये हो गई सिंह राशि को, कन्या राशि को दक्षिण दिशा, तुला राशि को पश्चिम दिशा, वृश्चिक राशि को उत्तर दिशा। अब 4 राशियां वो हुई थी, 4 ये हुई थी। अब 4 बची, आपकी 4 राशियां बची, उन 4 राशियों को भी इसी क्रम में, पूरब, दक्षिण, यानी 4 राशियां, धनु को पूरब, मकर को दक्षिण, कुंभ को पश्चिम और मीन राशि को उत्तर दिशा। अब कैसे राशियों का विभाजन हुआ? मेष को, सिंह को और धनु को कौन सी राशि मिली? पूर्व राशि। तो पहली राशि, 5वीं राशि और 9वीं राशि, तो कौन कौन सी राशि हुई थी? इस तरह से भी देखिए कि पूर्व दिशा की राशि कौन कौन सी है, ऐसे भी याद करिए। एक तो आपको ये क्रम याद हो गया है, अगर 1 से लेकर 12 तक, तो उसमें आप पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ये क्रम याद रखेंगे, तो उसी सीरियल से रखते जाएंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। वो आप जान जाएंगे कि कौन सी दिशा, किस राशि को कौन सी दिशा प्राप्त हुई। क्रम संख्या में आपने अगर याद रखा है तो उसको इस तरह से कि पूर्व दिशा को कौन कौन सी राशि मिलेगी। एक में आप जो है कई राशियां हैं? 4, एक में 4 जोड़े, यहां पे क्या किए? +4 कर दिए, तो अगली राशि क्या हो गई? 5। फिर इसमें +4 कर दिए तो अगली राशि क्या हो गई? 9। तो यानी 1, 5 और 9, 1, 5, 9 की राशियां कौन सी हुई? 1 मेष, 5 की सिंह और 9 की धनु। तो ये कौन सी दिशा है? इन तीनों राशियों को पूर्व दिशा का संज्ञा दी गई है, ये पूर्व दिशा को प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसी के आगे फिर अब दक्षिण दिशा आ गई आपकी, क्रम वही रहेगा। दक्षिण दिशा में इसी के आगे, अब देखिए कितना आसान है, ये हमारे पुराणों की कितनी महिमा है, वेद की कितना वो है कि कितने आसानी से, कितने सरल ढंग से बताने का दिया है। तो इसको अलग अलग तरीके से, कि ये है कि आप इसको याद करने में सक्षम नहीं हो पा रहे तो इससे आसानी से याद करिए। दक्षिण चिता इसी के आगे यहां 2 लिख दीजिए, यहां 6 लिख दीजिए और यहां 10 लिख दीजिए। अब आपको ये हो गया कि 2, 6, 10, इसी के आगे 1, 2 और 5 के आगे 6, 9 के आगे 10। तो ये दूसरी राशि वृष राशि, छठी राशि कन्या राशि और 10वीं राशि मकर राशि। वो आप यहां देखें, दूसरी राशि वृष राशि होती है और छठी राशि कन्या राशि होती है और 10वीं राशि मकर राशि होती है। ये तीनों राशियां कौन सी हो गई? ये हमारी दक्षिण दिशा के स्वामी हुए, दक्षिण दिशा की संज्ञा प्राप्त है, ये दक्षिण दिशा को प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बाद पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा जो है इसी के आगे का संख्या लिख दीजिए 3, 7 और 11। कितना आसान है, 1, 5, 9, उसी के आगे हमने 2, 6, 10 लिख दिया, दक्षिण दिशा हो गई। और 3, 7, 11 क्या हो गई? ये हमारी पश्चिम दिशा हो गई। तो 3, 7, 11, 3 मिथुन राशि, 7 तुला राशि और 11 कुंभ राशि। 3 मिथुन राशि ये भी पश्चिम दिशा को हो गई, 7 तुला राशि पश्चिम दिशा को और 11 कुंभ राशि ये पश्चिम दिशा को प्रतिनिधित्व करती है।
इसी के आगे फिर अब उत्तर दिशा 4, 8 और 12। कितना आसान हो गया कि 4, 8, 12 चौथी राशि कर्क राशि, 8वीं राशि वृश्चिक राशि, 12वीं राशि मीन राशि। तो ये क्या है, 4 यहां कर्क राशि, 8 यहां वृश्चिक राशि और 12 मीन राशि। ये क्या हो गई, ये हमारी उत्तर दिशा के स्वामी हो गए, उत्तर दिशा के संज्ञा प्राप्त हो गई। तो अब आपको याद करने के लिए क्या है, इस तरह से भी आप यदि इसको पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर याद रखेंगे, इसको याद रखने के लिए हमने चक्र दे के बताया कि पूरब में मुंह करके खड़े हो जाए। पूरब से आप दाहिने चलेंगे तो दक्षिण दिशा होगी, उससे दाहिने चलेंगे तो उत्तर पश्चिम दिशा, और उससे दाहिने चलेंगे तो उत्तर दिशा, और फिर उससे दाहिने आएंगे तो पूरब दिशा आ जाएगी। इस तरह से भी आप अपने उसको समझ सकते हैं। फिर ये याद है तो आप सीरियल से लिखते जाइए कि पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर, एक लाइन से आप लिखते जाइए पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर, पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर। तो ये आपको भी राशियां हो जाएंगी, कौन कौन सी राशि को कौन कौन से दिशाओं की संज्ञा प्राप्त है। ऐसे नहीं, जब क्रमाम में याद हो गया तो आप ये भी हो सकता है इस तरह से भी लिख ले, चारों पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर लिख लें, और उसके बाद उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से आप लिख लेंगे तो भी आपको हो जाएगा कि 1 से कौन सी राशि है, 2 से ये याद हो जाएगा जब, तो आपको हो जाएगा 1, 5, 9 पूर्व कौन है, 1, 5 पहली 5वीं 9वीं राशि, दक्षिण के कौन है, दूसरी 6ठी 10वीं राशि, पश्चिम का जो है तीसरी 7वीं 11वीं राशि, उत्तर की चौथी 8वीं 12वीं राशि। तो इस प्रकार हम दिशाओं का जो है भान कर ले, दिशाओं को जानकारी कर लेते हैं। एक चीज और अब जुड़ी उसी में, फलित में आप आगे आए तो एक पाठ और आगे बढ़े तो कुछ न कुछ फलित में एक पाठ की और जानकारी हुई। अब यह हमें मालूम हो गया कि मेष राशि वाला व्यक्ति क्रूर स्वभाव का होगा, पुरुषोचित गुण होंगे, चलायमान होगा, स्थिर नहीं रहेगा, हर एक कार्य में जो है जल्दीबाजी होगी। उसके बाद पूर्व दिशा का स्वामी है तो इसके सारे कार्य कहां बनेंगे, ज्यादातर कार्य इसके पूर्व दिशा की ओर ही इसको ज्यादा सफलता देंगे। इसी तरह वृष राशि वाले का सौम्य स्वभाव होगा, स्त्री उचित गुण होगा, अचर होगा, स्थिर स्वभाव का होगा, और दक्षिण दिशा में ही इसके पूर्व जो है सारे कार्य जो है अच्छी तरह से बनेंगे। तो अब ये बताना कितना आसान हो गया कि मिथुन राशि वाला है तो मिथुन राशि व्यक्ति के क्या स्वभाव हो सकता है कि क्रूर राशि का होगा, पुरुषोचित गुण होंगे, द्वि स्वभाव होगा, इसको समझना बहुत कठिन होगा। और ये पश्चिम दिशा में ही इसके सारे काम होंगे, पश्चिम दिशा में रहना चाहेगा, पश्चिम दिशा में ही ज्यादातर इसको फलों की प्राप्ति होगी और वो उसके लिए शुभ होगा। तो हमने आपको जो है 1, 2, 3, 4 एक और बता देते हैं। कर्क राशि का सौम्य स्वभाव होगा, स्त्रियोचित गुण होगा और चलायमान होगा ये चर राशि का, और उत्तर दिशा में इसके ज्यादातर। अब हमने 4 को बता दिया आपसे, अब इसके बाद बाकी 4 और 4, 8 इसके फल कथन आप यहीं से सीखते चलेंगे तो अपने आप इसको करना चाहिए कि मेष को क्या होगा, मेष की ये स्वभाव होगा। अब इसके आगे हम और अभी इसके तत्वों का ज्ञान देंगे कि राशियां जो है कौन कौन से तत्वों को प्रतिनिधित्व करती हैं, फिर धातुओं को क्या प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इनकी जो है वर्ण व्यवस्था में जातियों की व्यवस्था जो आती है, तो जातियों की व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं। तो वर्ण व्यवस्था में भी जातियां निर्धारित हुई हैं, लेकिन हर एक यहां पे वर्ण व्यवस्था जो हुई कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उनका भी निरूपण यहां किया गया है और प्रत्येक राशियों को मिला है। हो सकता है कि ब्राह्मण हो, ब्राह्मण की राशि हो और वर्ण व्यवस्था में उसको राशियों में उसका जो है मूल्यांकन किसमें किया गया हो, शूद्र में किया गया है। तो कर्मों के आधार पर जो है ये निर्धारण हुआ था और कर्मों के आधार पर आज भी निर्धारण होता है। थोड़ा सा हम विषय अंतर हो रहे हैं कि थोड़ा सा समाज में इस समय एक कुरीतियां उठी हुई हैं कि एक चौपाई को, रामायण की चौपाई को लेकर के ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब है तालन के अधिकारी। तो जरा आप लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि ताले रहिएगा, क्या है, ताले रहिएगा। कि यहां मैं कहूं कि आप ताले रहिए इसको, तभी आपको समझ में आएगा। क्या इसका मारना अर्थ हो गया? नहीं। एक व्यक्ति ने लिखा, एक इतने बड़े ग्रंथ की रचना की कि विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, उसके बाद ये रामचरितमानस, ये सब चीजें लिखी, किसी ने लिखी अगर तो विद्वता रही होगी, उस समय परिस्थितियां कुछ और रही होंगी। लेकिन आज की परिस्थिति के दौर में भी हम
वही चीज कहते हैं कि आज भी ये चीज दिक्कत है कि आज भी एक विधायक, सभी विधायक जीत के जाते हैं और विधायक जीत के जाने के बाद क्या होते हैं, एक मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और बाद में बाकी विधायक रह जाते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री द्वारा जो साधारण विधायक है उसका शोषण नहीं किया जा रहा है? प्रधानमंत्री से लेकर नीचे के पद तक सभी जो है एमपी हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री के द्वारा नीचे की जो एक और एमपी जीत के गया है उसका शोषण नहीं है? स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या चपरासी का शोषण नहीं कर रहा? आईएएस अधिकारी है, वो अपने यहां चपरासी और छोटे बाबू को शोषण नहीं हो रहा है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। समाज की यह व्यवस्था है कि कोई भी चीज क्या होगी कि जब एक ऊपर है तो कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा और वो उनके कर्मों के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से उसका होता है। एक व्यक्ति 100 किलो का बोझा उठा सकता है तो निश्चित तौर पे एक व्यक्ति उसी के बराबर, उसी के कद काठी का व्यक्ति हो सकता है कि 10 किलो का बोझा भी ना उठाए, उसके अंदर सामर्थ्य ना हो। तो सामर्थ्य और उसके ज्ञान के ऊपर ही जो है ये निर्धारण किया जाता है। तो उस समय जब महर्षि हमारे तुलसीदास जी, बाबा तुलसीदास जी ने जब ये लिखा होगा तो हो सकता है कुछ समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी रही हों कि इन जातियों को जिसका उन्होंने वर्णन किया तो उसको भी उन्होंने मारने की बात कहीं नहीं कही है, सब ताड़ने की बात कही है। हम भी कहते हैं कि आप ताड़े रहिएगा और ताड़े रहेंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे और समझ पाएंगे तो ज्ञान को अपने वृद्धि करेंगे और वृद्धि करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो ये हम आज इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी लोग इस तरह से हम सभी को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं वो जो है देश को बांटने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए और विषयांतर न होते हुए हमें ज्ञान है और जिस किसी ने कहा है उसको किस परिवेश में कहा है, कैसे परिवेश रहे होंगे, क्या रहा होगा, उस आधार पे उसे देखना चाहिए, न कि किसी भी ज्ञानी को, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा उन्हें थी तभी वो इतना बड़ा ग्रंथ लिख सके और उस ग्रंथ को जो है आज रिसर्च होता है तो उस पर हमारी टीका टिप्पणी करने का हमें अधिकार नहीं है। उसमें से अच्छाइयां, सही बात तो यह है कि हम अच्छी चीजों को लें। हम बाजार से कुछ भी खरीद के लाते हैं, हम एक फल खरीद के लाए, केला खरीद के लाए, केला को करते क्या है, केला से जो केला खा लेते हैं और छिलके को फेंक देते हैं, जबकि पैसा हम दोनों का देते हैं। तो होना यही चाहिए हमारा कि जो अच्छी चीजें हैं उसे ग्रहण करें, जो खराब चीजें हैं उसे छोड़ दें। आज इसी पे हम इसको पाठ को समाप्त करते हैं। कल इसमें अगली कड़ी में बढ़ेंगे और थोड़ा सा विषयांतर अलग हुए, क्योंकि मुझे बार बार दुख हो रहा था कि ये जो बीच में चल रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया चल रही है, ये अच्छी नहीं है और समाज को बांटना नहीं चाहिए। हम किसी भी के साथ जुड़े हो, कोई भी पार्टी हो जो देश का हित कर रही हो, जो देश का विकास करे, देश को समृद्धवान बनावे, देश के हित के बारे में सोचे, हमें उसे सोचना चाहिए। इन विवादों में पड़ने से बचना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।